देखिए आज का टॉपिक है दो सरल रेखाओं के बीच का कोण। ठीक, कक्षा 11 में सरल रेखा चैप्टर चल रहा है, उसमें हमारा टॉपिक है दो रेखाओं के बीच का कोण। तो हम देखो कैसे ज्ञात करते हैं। तो मान लीजिए, माना पहली रेखा का एक्स अक्ष से झुकाव थीटा 1 तथा दूसरी रेखा का एक्स अक्ष से झुकाव थीटा 2 है, धन एक्स एक्स। क्या लिखोगे? धन एक्स एक्स यहाँ पर भी। तब दोनों रेखाओं के बीच का कोण tan फाई बराबर मान थीटा 1 माइनस थीटा 2 यस। ठीक, और नोट में लिख लो। दूसरा सूत्र होता है यहाँ पर tan फाई बराबर मान में m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2, जहाँ फाई क्या है? दोनों रेखाओं के बीच का कोण, दोनों रेखाओं के बीच का कोण। m1 क्या है? पहली रेखा की प्रवणता। m2 क्या है? दूसरी रेखा की प्रवणता। ध्यान दीजिए, एक रेखा है जिसका धन एक्स से झुकाव क्या है? थीटा 1। धन एक्स से झुकाव क्यों बोलते हैं? ध्यान देखो, जैसे एक्स अक्ष क्या है? एक्स डैश। ये क्या है? वाई। ये क्या है? वाई डैश। ये वो है ना। कोई रेखा ऐसे है, यहाँ पर जो कोण बनता है इसको हम कहते हैं धन एक्स से झुकाव, क्योंकि हम इधर से इसका माप ज्ञात कर रहे हैं ना, ये वाला। अगर इसी रेखा का हम इधर से माप करेंगे तो क्या होगा? ऋण एक्स से झुकाव। क्या होगा? ये धन एक्स से झुकाव है, ये वाला क्या है? ऋण एक्स से झुकाव, क्योंकि हम इधर से माप कर रहे हैं, इधर से। समझ में आया? तो प्रवणता ज्ञात करते समय हमें एक बात ध्यान देना है, हमें जो कोण लेना है वो किधर से लेना है? इधर से। अगर मान लो क्वेश्चन में यहाँ का कोण दे दिया 75 अंश, कितना दे दिया? 75 अंश, तो हमें थीटा कौन लेना है? ये वाला लेना है, ये वाला नहीं लेना है। इसको कैसे निकालेंगे? 180 में से 75 घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा। समझ में आया बात? हाँ, तो ये बात ध्यान देना। तो माना पहली रेखा का धन एक्स से झुकाव थीटा 1, दूसरी रेखा का धन एक्स से झुकाव थीटा 2, तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण tan फाई। ये फाई क्या है? दोनों रेखाओं के बीच का कोण है। tan फाई बराबर मान थीटा 1 माइनस थीटा 2। नंबर 1, tan फाई का एक और सूत्र होता है मान m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। मतलब इसका जो आंसर आएगा हमें प्लस वाला लेना है। क्या लेना है? प्लस वाला। और दूसरा नोट लिखिए ध्यान से। ध्यान देखिए, दूसरा नोट, यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर
हैं तब m1 बराबर क्या होगा m2। कोई पूछेगा m1 क्या है तो क्या बोलोगे? पहली रेखा की प्रवणता। m2 क्या है? सही रेखा की प्रवणता। यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंब हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं तब तो लंबवत रहेंगे क्या होगा? m1 गुणे m2 बराबर होगा -1। क्या होगा? m1 गुणे m2 बराबर -1। तीसरा हो गया। चौथा, यदि तीन बिंदु आपस में संरेख हैं तब ध्यान से देखो, ए बी सी संरेख का मतलब होता है तीनों एक सीधी में हो ना, एक ही रेखा पर स्थित हो। संरेख का मतलब क्या होता है? ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो। अगर यह वाला अगर ऐसे हो जाएगा, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, इसमें से कौन कौन संरेख है? ए बी सी संरेख है। ए बी सी संरेख नहीं है, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज बन गया। संरेख का मतलब ये होता है तीनों एक ही रेखा में हो और उनसे कोई त्रिभुज न बने, उनसे कोई त्रिभुज न बने। इसीलिए संरेख में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 करते थे। कक्षा 9-10 में पढ़े होंगे, संरेख होता था तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल के नीचे 0 लिख देते थे ना। क्यों लिख देते थे? कि संरेख है तो त्रिभुज बनाएंगे नहीं, जब त्रिभुज बनाएंगे नहीं तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा? 0। ठीक है। अब देखो, संरेख के लिए हम लोग एक प्रतिबंध पहले पढ़ चुके हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लाते थे। और दूसरा प्रतिबंध क्या है? हम दूसरे विधि से संरेख कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? ध्यान देना। तब ए बी की प्रवणता बराबर BC की प्रवणता, यह भी संरेख का प्रतिबंध है। इससे भी जो है हम लोग संरेख होने का प्रतिबंध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। ए बी की प्रवणता बराबर BC की प्रवणता, और लिख सकते हैं ए बी की प्रवणता बराबर AC की प्रवणता ना, या CB की प्रवणता बराबर CA की प्रवणता, चाहे जैसे करिए। मतलब दोनों प्रवणता क्या होना चाहिए? बराबर। दोनों प्रवणता बराबर होगा तो हम क्या बोलेंगे? तीनों बिंदु क्या है? संरेख है। बात समझ में आया? अब हम लोग जो है NCERT एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। ठीक है। उसमें का पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न है, कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष -4, 5, 0, 7, 5, -5 और -4, -2 है। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान से देखिए। पहला का हल, निर्देशांक 4, कितना है? 5, और क्या है? 0, 7 और 5, -5 और -4, -2। ठीक है। अब कार्तीय तल पे इसको खींचिए। कैसे खींचेंगे? एक अच्छा सा ऐसे कार्तीय तल बनाइए। x, y, x डैश, y डैश। ठीक है। बात समझ में आया ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे ही अपना गिनती चाहे जहाँ तक खींचिए। जरूरी नहीं कि हम 7 खींचे तो आप लोग भी 7 खींचिए। बड़ा सा चित्र बनाइए। ऐसे कर लिया। ठीक है। चलो हम लोग दर्शाते हैं। पहले क्या है? -4, 5। ध्यान से देखो कैसे बिंदु को कार्तीय तल पर निरूपित करते हैं, उसको देखो ध्यान से। ठीक। यह O है ना। O के निर्देशांक क्या है? 0, 0। तो
पहला है ऋण 4,5, एक्स पे 4 ठो जाएंगे बाई तरफ, 1 2 3 4 ना। अभी यहाँ निशान नहीं लगाना है, इसको ऐसे ही दिमाग में रखना है। वाई कितना जाना है, 5 ठो, 1 2 3 4 5। इन दोनों को मिलाओ, कैसे मिलेंगे, सीधा ऐसे जाएंगे, फिर इधर से ऐसे आएंगे। कहाँ मिलेगा ये, यहाँ पे यही मिलेगा ना। इसको लिखेंगे ऋण 4,5। समझ में आया। मतलब एक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें एक्स अक्ष पे जाना पड़ता है और वाई अक्ष पे, फिर दोनों को मिलाते हैं, जहाँ मिलेगा वहीं लिख देंगे। ठीक, चलो 0,7, एक्स पे 0 का मतलब एक्स पे जाना ही नहीं है। सारी दूरी यहाँ से नापी जाती है, कहाँ से, मूल बिंदु से। सारी दूरी कहाँ से मापी जाती है, मूल बिंदु से। एक्स पे नहीं जाना है, वाई कितना जाना है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ हो गया हमारा 0,7। ठीक, ध्यान से देखिए। अब क्या करना है, तीसरा निर्देशांक खींचना है हमें, 5,-5। एक्स पे कितना जाना है, 5, 1 2 3 4 5। वाई कितना जाना है, ऋण 5। वाई वाला ऋण किधर है, नीचे, 1 2 3 4 5। अब कैसे मिलेगा, इसको ऐसे आओ, इसको इधर से, कहाँ मिलेगा, ये यही मिलेगा ना। ये क्या हो गया, 5,-5। समझ में आ रहा है नहीं मैं कैसे खींच रहा हूँ। पहले एक्स पे 5 जाइए, 1 2 3 4 5। इसको यहाँ पे दिमाग में रखे रहो, इसमें निशान नहीं लगाना है, मतलब हमें समझना है 5 हो गया। वाई कितना जाना है, ऋण 5, 1 2 3 4 5, ऋण 5 हो गया। इन दोनों को मिलाइए, या इधर से आएगा या इधर से जाएगा, मतलब यहाँ से ऊर्ध्वाधर रेखा, यहाँ से क्षैतिज रेखा खींचेंगे, जहाँ भी दोनों कट करेंगे वही हमारा 5,-5 होगा। ठीक, अब कितना है, एक्स पे ऋण 4, एक्स पर ऋण 4, 1 2 3 4, ऋण 4 हो गया। वाई कितना है, ऋण 2, 1 2, ये यहाँ पर आ गया, क्या हो गया, ऋण 4, ऋण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ऐसे मिलाते हैं, यहाँ से इसको ऐसे मिलाते हैं, और कहा यहाँ है ना, यहाँ से स्केल लगा के यहाँ मिलाते हैं, स्केल से मिलाइएगा। ठीक, और इसको यहाँ से, समझ में आया। अब देखो, ए यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे बी लिख लो, यहाँ पे सी लिख लो, यहाँ पे डी। चतुर्भुज तैयार हो गया मेरा। अब इसका क्षेत्रफल पूछा है, क्या पूछा है, हाँ तो देखो क्षेत्रफल हम एक सूत्र लिखते हैं, चाहे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो, चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, चाहे पंचभुज का हो, चाहे जिस आकृति का क्षेत्रफल हो, हम उस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करें, ध्यान से देखो। हाँ, अब देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। इनके शीर्षों को क्रम से लेते हैं हम लोग। ए हो गया, और फिर बी यह हो गया, सी यह हो गया। एक क्रम से है, ये शीर्ष क्या है, क्रम से है। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें शीर्षों को क्रम से लेना चाहिए। ठीक, क्रम से ले लिए। अब देखो सूत्र होता है एक अच्छा सा, उसको हम लोग लिखते हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 पुस्तक में, यहाँ लिखेंगे x1 y1, यहाँ x2 y2। ठीक है, इसको बड़े पुस्तक में लिखेंगे, फिर प्लस, अब यहाँ पर जो लिखा है फिर यहाँ पर लिखेंगे x2 y2 x3 y3, और जो यहाँ पर लिखा है यहाँ फिर y3 वाला लिखेंगे। ठीक, प्लस x3 y3 x4 y4। ठीक, चतुर्भुज चार्ट होना चाहिए, 1 2 3 और एक और, प्लस x4 y4, और लास्ट में क्या लेना है, प्रारंभ वाला x1 y1। पंचभुज रहेगा तो यहाँ 5 यहाँ 5, फिर एक और बढ़ा देंगे ना। त्रिभुज रहेगा तो हमारा यहीं समाप्त हो जाएगा, यहाँ फिर 1 1 लिख देना है।
ये ध्यान रहे, जो जहां से प्रारंभ हुआ है वहीं से अंत होगा। ठीक, चाहे जिस आकृति का क्षेत्रफल हो, पंचभुज का होगा तो हम क्या करेंगे, प्लस करके x5 y5 x1 y1। ठीक है, 6 भुजा वाला होगा तो ऐसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक, बात हमारा समझ में आ रहा है ना। ये सूत्र केवल चतुर्भुज के लिए ही नहीं, ये नियम, ये चाहे जो भी आकृति हो सबके लिए ये नियम है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको यहाँ से ऐसे गुणा करते हैं, इसको यहाँ से, इसको भी ऐसे, इसको भी ऐसे, यहाँ से ऐसे, फिर इसका। ठीक, चलो मान रखो 1/2 बड़ा कोष्टक, ये छोटा कोष्टक, x1 हो गया है y1, x2 हो गया y2, x3 हो गया है y3, x4 हो गया है y4। ठीक, चलिए x1 y1 के स्थान में लिखे 4 5, x2 y2 के स्थान 0, 7 जैसे उदाहरण 0 7, फिर क्या होगा 5 - 5, बोलो यहाँ तक हो गया। फिर आगे सिद्धांत x3 y3, x3 y3 कितना है 5 - 5, और x4 y4 -4 -2, ये प्लस -4 -2 और -4 5 हो गया। यहाँ बड़ा कोष्टक भी लगा देते हैं, इसका ऐसे गुना, इसका ऐसे, इसका ऐसे, ठीक। 1/2 गुणा करो, देखो एक में 2 कोष्टक हम लगाते हैं माइनस देकर, इसको करना है, इसको 2 कोष्टक लिखते हैं। पहले गुणा यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से नहीं। 4 × 28, 28, ये ऋण सूत्र है ना, इसका गुणा करेंगे 0 हो गया। ऐसे इसका भी 2 कोष्टक बनाइए, 0 इसका गुणा करेंगे 0 और 7 × 5 = 35, ये ऋण सूत्र है। फिर धन 5 × 10, इसका भी 2 कोष्टक बनाइए, 5 × 10 ऋण 10, इसका इसमें 20। फिर धन इसका भी 2 बनाइए, 5 × 20 ऋण 20, इसका इसमें 8। समझ में आया? सरल करो। -28 -0 +0 -35 -10 -20 ±-20 -8 कितना हो गया? सब जोड़िए, 28 और ऐसे जो 8 5 13 13 8 21 2 2 4 3 7 11 10 12, ये उठा 2 गुणे -121, 2 छक्का 12, 5.5 माइनस में आया, कितना? तो अभिष्ट क्षेत्रफल तो देखिए क्षेत्रफल जो है ऋणात्मक नहीं होता है ना, इसलिए हम लोग जो है इसको धन में लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक, और जिसका मध्य बिंदु कहाँ है? आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु है। क्या है? आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। जब मूल बिंदु हो गया 0, 0, मूल बिंदु निर्देशांक क्या होता है?
0, 0। कोई पूछेगा मूल बिंदु के निर्देशांक बताओ, क्या बताओगे? 0, ठीक है। यहाँ y हो गया, ये y डैश हो गया। ये वाला भुजा यहाँ से यहाँ तक 2a है, ये अभी कितना है? 2a है। यहाँ से पूरा कितना है? 2a। ठीक है। हमें शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। शीर्षों के निर्देशांक मतलब यहाँ का निर्देशांक इसको मैं a मान लेता हूँ, यहाँ का निर्देशांक इसको मैं b मान लेता हूँ, यहाँ का c। हमें a, b, c के निर्देशांक चाहिए। किसके किसके निर्देशांक चाहिए? a, b और c। तो निर्देशांक कैसे लिखा जाता है? ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक 2a है, ये मध्य बिंदु है, इधर a हो गया, a b कितना हो गया? a। समझ में आया? तो b के निर्देशांक क्या होगा? b के निर्देशांक बराबर होगा -a, 0। क्यों -a, 0 होगा? क्योंकि x अक्ष पे -a दूरी पे इस साइड का दूरी ऋणात्मक लिखते हैं। और x अक्ष पे हमेशा y क्या होता है? 0। x अक्ष पे भुज क्या होता है? 0। अरे कोटि यहाँ लिख लो, x अक्ष पर कोटि बराबर 0। ठीक। और y अक्ष पे कौन 0 होता है? बोलो बोलो। y अक्ष पे, x अक्ष पे कोटि 0 होता है, तो y अक्ष पे कौन 0 होता है? हाँ, भुज बराबर 0। समझ में आया? चलो, अब इसका निर्देशांक लिखना है, उसको लिखो। c के निर्देशांक क्या लिखेंगे हम? बताइए। दूरी सारी यही से मापी जाती है, मूल बिंदु से। यहाँ से आए है, तो यहाँ निर्देशांक क्या होगा? a, 0। 0 हम क्यों लिखे? क्योंकि मूल बिंदु पर है। अरे x अक्ष पर है। कहाँ है? x अक्ष पर। x अक्ष पे कोटि शून्य होता है। यह भी x अक्ष पे था, जिसका भी कोटि शून्य ना। यहाँ से इधर की दूरी धनात्मक, तो धन्य, यहाँ से ये वाला दूरी ऋणात्मक, ऋण। अब बचा किसका? a का निर्देशांक। अब a का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान से देखो, हमें ये वाली दूरी चाहिए, OA, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए। कैसे निकालेंगे? देखो, कर्ण पता है, आधार पता है, लंब निकाल लीजिए। ठीक है। त्रिभुज AOB में लंब बराबर क्या होता है? करड़ी में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये सूत्र पढ़े हो? कर्ण के स्थान लिखेंगे 2a का स्क्वायर माइनस आधार के स्थान पे a का स्क्वायर। कितना हो गया? 4a स्क्वायर a स्क्वायर। कितना हो गया? 3a स्क्वायर। इसका वर्गमूल ले लेंगे तो a बचेगा, इसका नहीं हो पाएगा, इसको अंडर। ठीक है। अब देखो, इसका निर्देशांक लिखना है तो पहले तो y अक्ष पे है। y अक्ष पे कौन 0 होता है? भुज। 0 लिख देंगे यहाँ पर। a के निर्देशांक, इसके नीचे जगह नहीं, में आप लिख दे रहे हैं ना। a के निर्देशांक पहले क्या लिखेंगे? भुज। भुज क्या है? 0। भुज क्या है? y अक्ष पे भुज क्या होता है? 0। कोटि कितना है हमारा? यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है? बताओ। एक करड़ी व्यक्ति। ये आंसर हो गया। देखिए, तीसरा प्रश्न है, कहता है P कोष्टक में x1 का y1 और Q कोष्टक में x2 का y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब पहला PQ y अक्ष के समांतर है, दूसरा PQ x अक्ष के समांतर है। ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले में आप P लिखते हैं और Q लिखते हैं। इसका निर्देशांक x1 का y1, इसका क्या है? x2 का y2 दिया है ना। तो PQ निकालते हैं। PQ बराबर क्या होगा? सूत्र जानते हो ना, दूरी का सूत्र, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक। ये तो हमारा PQ हो गया। क्या हो गया? तो पहला पूछा है PQ किसके समांतर है? PQ y अक्ष के समांतर है। y अक्ष के समांतर है, इसलिए ध्यान से देखो, जब दो बिंदु y अक्ष के समांतर होंगे ना, PQ y अक्ष के समांतर होगा, उसमें भुज, उन दोनों के भुज आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, मैं दिखा दे रहा हूं, ध्यान देखो।
जैसे x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये मूल बिंदु y y डैश, ठीक है ना। अगर यहाँ से यहाँ तक मान लो 2 है, कितना है, यहाँ पे ऐसे PQ है, सोचो ध्यान से, देखो कि y h के समांतर है, किसके समांतर है, y भी खड़ा है, ये भी खड़ा है, बात समझ में आया। P यहाँ, अब देखो P की दूरी यहाँ से जितनी होगी उतना P की दूरी भी उतना ही होगा, देख रहे हो ना। अगर कोई रेखा y h के समांतर है तो उस पे स्थित प्रत्येक बिंदु की भुज समान होगी। फिर से सुन लो नोट, कोई रेखा y h के समांतर है, उस रेखा पे जितने बिंदु होंगे सबके क्या समान होंगे, भुज समान होंगे। क्या समान होंगे, तो यहाँ लिखना है PQ y h के समांतर है, इसलिए PQ पर स्थित सभी बिंदुओं के भुज समान होंगे। भुज क्या होंगे, समान होंगे, समझ आया। PQ y h के समांतर है, इसलिए PQ पर स्थित सभी बिंदुओं के क्या समान होंगे, भुज समान होंगे। ये दोनों बराबर हैं तो घट के 0 हो जाएंगे ना, इसलिए PQ बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। x1 बराबर x2 हो जाएगा, यहाँ पर x1 बराबर x2। हम बोले है ना, अगर PQ y h के समांतर है क्या समान होगा, सब जितने बिंदु हैं सबके भुज समान होंगे। तब P का जो भुज होगा वही Q का भुज होगा। तो P का भुज x1 है तो Q का भी भुज कितना होगा, x1। तो x1 बराबर x2 हम कर दिए हैं, दोनों बराबर हैं। तो x1 बराबर x2 कर दोगे तो इधर आगे क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 बराबर 0। यहाँ 0 लिखेंगे, 0 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, ठीक है। फिर क्या होगा, PQ बराबर अंडर रूट y1 माइनस y2 का वर्ग, फिर इसका वर्गमूल ले लेंगे। PQ बराबर क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2, ठीक। प्लस माइनस लगा सकते हैं, तो दूरी हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है। जो भी आएगा दूरी हमेशा धन में लिखना है। हाँ देखिए, इसमें का दूसरा प्रश्न है, तीसरा में 2 प्रश्न था, पहला और दूसरा। PQ x अक्ष के समांतर है, इसलिए PQ पर स्थित सभी बिंदुओं के कोट क्या होंगे, समान। चित्र द्वारा समझ लो, ऐसे PQ है, क्या है, यहाँ P है, यहाँ Q है, तो P की ऊंचाई जितनी होगी उतना QQ होगी, ठीक है, उतना सारे बिंदु होगी। इस पे PQ जितने बिंदु होंगे सबकी ऊंचाई क्या होगी, समान होगी। ऊंचाई क्या होता है, कोटि होता है, क्या होता है, कोटि। समान होंगे तो आप लिखेंगे, इसलिए PQ बराबर करड़ी में x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। इस बार ये वाला समान हो जाएगा, कितना आएगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस ये समान है तो y1 बराबर y2 हो जाएगा। तो y1 माइनस y2 बराबर 0, यहाँ 0 लिखेंगे, कितना हो जाएगा, कोष्टक में x1 माइनस x2, यहाँ पर लिखता अंडर रूट x1 माइनस x2 का वर्ग और 0 का वर्ग होगा। इसका वर्गमूल लेते हैं हम लोग, कितना आएगा, x1 माइनस x2। अच्छा, अब थोड़ा सा एक बात ध्यान से देखो और समझो। नोट नंबर ध्यान दीजिए, जैसे कहीं पे होता है a², क्या होता है, अंडर रूट a², इसका हम लोग लिखते हैं प्लस माइनस a, लिखते हैं कि नहीं। अगर मान लो अगर यह दूरी है तो माइनस तो होगा नहीं, तो हम लोग इसको और कैसे लिख सकते हैं, माड a, क्या लिख सकते हैं, हाँ, ये बात हमेशा ध्यान रहे। मतलब अंडर रूट a² को हम लोग माड a लिख सकते हैं। माड a का मतलब हमें ऋण वाला उत्तर नहीं चाहिए,
हमें कौन सा उत्तर चाहिए, धन वाला। ये जो आप PQ हम लोग का आया था, PQ एक बार आया था, उस टाइम y1 माइनस y2 वर्गमूल ले नहीं पाए थे, इसको हम लोग माड y1 माइनस y2 लिख सकते हैं। मतलब हमें केवल धनात्मक उत्तर चाहिए, ऋणात्मक नहीं चाहिए। अब इसको हल करने क्या है, धन ऋण दोनों आता है, लेकिन हमें दूरी निकालना है। दूरी में हमें कैसा उत्तर चाहिए, धनात्मक चाहिए। तो धनात्मक कौन देता है, माड देता है। कौन देता है, हाँ, तो यहाँ पे √t² प्लस माइनस ए, फिर ए माड ए भी लिखते हैं। ठीक है, तो हम ये वाला नहीं यहाँ पे उपयोग करेंगे, इसका उपयोग करेंगे, किसका, माड ए का। ठीक, क्योंकि हमें ऋण वाला उत्तर नहीं चाहिए। समझ में आया, नहीं आया, हाँ। और इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, माड ए, माड x1 माइनस, माड x1 माइनस, हाँ, ये बात ध्यान देना।